बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है और मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन DHK हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उन लोगों के लिए जिनको ये मसला है यकीनन बहुत मुफीद और कारआमद साबित होगा। वो टॉपिक है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है ये एक बीमारी है। इस बीमारी के अंदर जब आप रात के वक्त या इवनिंग के टाइम जब आप लेटते हो या बैठते हो, आपकी टांगों के अंदर इनिशियली और आम तौर पे टांगों के अंदर एक अनयूजुअल सेंसेशंस फील होती हैं। वो सेंसेशन आम तौर पे नाखुशगवार होती हैं, पेन की हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की सेंसेशंस होती हैं और वो सेंसेशन इतनी आपके ऊपर हावी हो जाती हैं कि आपका दिल चाहता है, अर्ज डेवलप होती है कि आप अपनी टांगों को मूव करो। यानी रेस्टलेस इतनी हो जाती है कि लेग की मूवमेंट आपको करनी पड़ती है और मूवमेंट करने से ये जो फीलिंग्स हैं, जो सेंसेशंस हैं, ये कम हो जाती हैं। तो इस बीमारी को नाम दिया गया है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चले कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। आपको हो सकता है ये मसला ना हो, आपके बाकी इर्द गिर्द के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर, मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर ये मसले हो सकते हैं। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसकी काजेज़ की अगर हम बात करें तो कोई डेफिनेटिव काज इसकी नहीं है, कोई ऐसी काज नहीं है कि हम कह सकें कि ये वजह है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। एक काज कोई नहीं है। ख्याल है, थ्योरीज़ हैं कि दिमाग के अंदर जो केमिकल्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। डोपामीन एक केमिकल है, उसके इम्बैलेंस की वजह से ये बीमारी जो है वो आती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये हेरिडिटरी भी है, यानी विरासती है कि माँ बाप को थी फिर बच्चों को ट्रांसफ़र हो गई। और आम तौर पे ये जो हेरिडिटरी डिज़ीज़ है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये 40 साल से पहले डेवलप हो जाती है। 40 साल के बाद डेवलप हो रही है तो कम चांसेस हैं कि ये हेरिडिटरी वजह से होगी। प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंजेस, फ़ीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंजेस ये एक वजह है इस बीमारी के डेवलप होने की। स्पेशली जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो आखिरी 3 माह होते हैं, उनके अंदर ये बीमारी डेवलप भी हो सकती है और ये बीमारी वर्स भी कर जाती है, ख़राब भी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा जो है वो आयरन डेफिशिएंसी, फौलाद की कमी, ये भी एक वजह हो सकती है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि फौलाद की कमी की वजह से खून की कमी हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि खून की HB आपकी पूरी है लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से ये बीमारी डेवलप हो गई है। और भी बीमारियां हैं, CKD, जो गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी आ सकती है। स्पाइनल कार्ड की जो हराम मग़ज़ की बीमारी, जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी ये जो बीमारी है वो आ सकती है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लिनिकल असेसमेंट की बुनियाद पे ही हम इस बीमारी को जो है वो लेबल करते हैं और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ लें कि अगर ये मौजूद हैं तो हम इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम लेबल कर देते हैं पेशेंट को। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक अर्ज पैदा हो टू मूव द लेग्स ड्यू टू अनप्लेजेंट सेंसेशंस। ये जो नाखुशगवार सेंसेशंस हैं जो हर बंदे के अंदर मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसकी वजह से टांगों को मूव करने की एक डिज़ायर, एक अर्ज, एक ख्वाहिश का पैदा हो, ये ज़रूरी है इस बीमारी का लेबल करने के लिए ये चीज़। दूसरी बात, ये रेस्ट से ये जो सेंसेशंस हैं ये बढ़ें, ये दूसरी बात है। और तीसरा ये है कि अगर मूव कर रहे हैं टांगों को, लेग्स को मूवमेंट स्टार्ट कर दिए तो उससे ये चीज़ें कम हो जाएं। इसके अलावा रात के वक्त ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर ये मौजूद हैं तो हम उसको क्लिनिकली लेबल कर देते हैं कि पेशेंट को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं, यानी मेडिसिन के बगैर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप घर के अंदर मैनेज कर सकते हैं और करना चाहिए मेडिसिन पे जाने से पहले। तो वो अगर हम बात करें तो उसमें जो पहली चीज़ है जिसको आपने लाजमी देखना है वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेस्टलेस सिंड्रोम पैदा करती हैं। वो कुछ खाने में भी चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं। तो उन मेडिसिन्स का आपको पता होना चाहिए, उन खाने वाली चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि
आप उन चीज़ों से अवॉइड कर सकें। ये लंबी लिस्ट है, यकीनन आम बंदे के लिए ये इतनी अहम नहीं है, ना वो इसको बॉदर करेगा सुनने के लिए, लेकिन जिसको ये मसला है उसके लिए ये चीज़ बड़ी अहम है। कॉफ़ी जो है, और कॉफ़ी जिसके जो इसके अंदर कैफ़ीन है, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन वाली सारी चीज़ें, कॉफ़ी आ जाए उसमें, टी आ गई, ग्रीन टी आ गई, चॉकलेट्स आ गए, कोला ड्रिंक्स आ गई, एनर्जी ड्रिंक्स आ गई, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बीमारी को बढ़ाती हैं। तो आपने कैफ़ीन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है। अल्कोहल ये भी बढ़ाती है, टोबैको इसका इस्तेमाल से भी ये बीमारी बढ़ती है, वर्स करती है। कुछ ड्रग्स हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग है डाइफेनहाइड्रामीन, एलर्जी को हल्की फुल्की मेडिसिन, आम मेडिसिन है जो अक्सर डिस्पेंसर हजरात या लोकल अगर आप कहीं से लें तो मिल जाती है। ये मेडिसिन भी इसको वर्स करती है। मेटोक्लोप्रामाइड, ये उल्टी के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, मैक्जुलान के नाम से भी आया, मुख्तलिफ नामों से है, मेटोक्लोप्रामाइड ये वर्स करती है। हेलोपेरिडोल एक ड्रग है, नींद के लिए बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी करती है। ओलेंजापीन है, लिथियम है, इसी तरह एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, स्टेलोप्राम है, फ्लॉक्सीटीन है, और इसके अलावा एमिटिट्राइलिन है, इवन कि ट्रेमाडोल जो पेन किलर, ये वो सारी ड्रग्स हैं जो इस बीमारी को वर्स कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को इनमें से मौजूद हर मेडिसन वर्स करे। ये हो सकता है किसी को एक कर सकती है, किसी को दूसरा, लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आप उनको, अगर आप ले रहे हैं ये मेडिसिन, तो आप उनको माइनस करके देखें कि ये जो बीमारी है ये कम हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरे नंबर पे कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो जिसकी वजह से ये बीमारी आ रही है, तो उन मेडिकल कंडीशंस को आपने एड्रेस करना है। शुगर है उसमें से एक, किडनी फेलियर CKD एक चीज़ है, आयरन की कमी एक चीज़ है। तो इन चीज़ों को अगर आप फोकस करेंगे तो वो फैक्टर्स माइनस हो जाएंगे जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है या जिनकी वजह से ये बीमारी वर्स कर रही है, तो इनसे भी इसकी ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ है हेल्दी स्लीप हैबिट्स, कि आपकी जो स्लीप है वो आपने हेल्दी रखनी है। इस बीमारी की वजह से भी इंसोम्निया हो जाता है और इंसोम्निया की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपने बेड पे जब भी जाना है तो आपके जाने का टाइम और आप सब सुबह जब उठते हैं तो रोज़ाना सेम होना चाहिए। यानी आपने बेड का फ़ैसला कर लेना, इतने बजे आपने लेटना है सोने के लिए और इतने बजे सुबह उठना है, तो आपने रोज़ाना उसी टाइम बेड पे सोने के लिए जाना है और उसी टाइम जो है रोज़ाना सुबह आपने उठना है। जो आपका इन्वायरमेंट है, स्लीप इन्वायरमेंट, वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसके अलावा आपकी जो तबीयत है उसके साथ मैच करता हो, उसका टेम्परेचर ठीक हो, सफाई सुथराई ठीक हो, जो शोर है, शोर शराबे वाली चीज़ें वो ना हों। इसके अलावा टीवी जो है ये बिल्कुल ना हो, मोबाइल फ़ोन जो है ये ख़राब करता है, ये आपने नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ करना। और इसके अलावा जो है बेहतर ये है कि 2 से 3 घंटे सोने से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स हैं, लाइक टीवी है और ये मोबाइल, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, इन 2 से 3 घंटे पहले इन चीज़ों से आप दूर हो जाएं। तीसरी चीज़ जो है वो सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आयरन है। आयरन का जो सप्लीमेंट्स हैं इनसे ये बीमारी में इसको ठीक करने में मदद मिलती है। विटामिन D है, विटामिन C है और विटामिन E, ये चारों वो चीज़ें हैं जिनके सप्लीमेंट्स जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट को यूज़ करने चाहिए। एक्सरसाइज़ बहुत अहम चीज़ है। एक्सरसाइज से इस बीमारी को कम करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज के लिए आपने याद रखना है कि जो एरोबिक एक्सरसाइज, यानी एक तो होती है बहुत हैवी एक्सरसाइज, जिम की एक्सरसाइज, उनकी नहीं, एरोबिक एक्सरसाइज जो हैं वो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा लाजमी आपका हिस्सा होना चाहिए, रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक्सरसाइज को इस हद तक नहीं करना कि थकावट और जो है दर्द हो स्टार्ट, यानी एक लेवल तक एक्सरसाइज करनी है और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, तो ये हेल्पफुल है इस बीमारी को ख़त्म करने में। इसके अलावा योगा और स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं। योगा से मूड इम्प्रूव होता है और रेस्टलेस सिंड्रोम के अंदर योगा का रोल है और आप इसको ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। मसाज है,
लेग्स के अंदर आप मसाज आधे घंटे के लिए करवाएं, और सोने से पहले और सुबह उठ के भी, तो इससे भी इसको जो है वो मदद मिलती है इसको ठीक होने में। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ ड्रग्स हैं जो ट्राई की जा सकती हैं। जो FDA है उसने इसमें 3 ड्रग्स जो हैं वो अप्रूव की हुई हैं। एक है रोपिनीरोल, दूसरा है रोटीगोटीन और तीसरा है प्रेमीपेक्सोल। ये 3 ड्रग्स हैं जो FDA ने अप्रूव की हुई हैं टू ट्रीट द रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसके अलावा जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो उनका इस बीमारी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मसलन इसके अलावा स्लीपिंग पिल्स यूज़ होती हैं, तो स्लीपिंग पिल का मकसद इस बीमारी को ट्रीट करना नहीं बल्कि नींद को ठीक करना है, क्योंकि वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है अगर आपको नींद नहीं आ रही। इसके अलावा ओपियाइड्स यूज़ करें, ट्रेमाडोल वगैरह, उससे भी पेन ठीक होती है, इस बीमारी में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है और कितनी लेनी है और कौन सी ट्राई करनी है। इसके अलावा जो है वो स्पेशली डिज़ाइन फुट ट्रैप्स मिल जाते हैं जो आपको बनवाने पड़ते हैं। वो क्या करते हैं कि वो स्पेशल हिस्सों के अंदर, आपके पाँव के स्पेशल हिस्सों के अंदर जो है वो सेंसेशन पैदा करते हैं, जिससे जो कि जैसे मूवमेंट से एक सेंसेशन दिमाग को जाती है और उससे वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नीचे आता है। इसी तरह इस तरह के रैप्स जो हैं वो स्पेशल सिग्नल्स देते हैं, तो ये बनवाने पड़ते हैं और ये भी हेल्पफुल हैं, इसको भी ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा निमोटिक जो है कंप्रेशंस हैं वो भी मिल जाती हैं, डिवाइसेस हैं कि कंप्रेस कर रही हैं और वो उसके अंदर एयर होती है, वो कंप्रेस और रिलैक्सेशंस कर रही होती हैं बार बार टांगों को, तो उससे भी हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा वाइब्रेशन पैड्स मिल जाते हैं। वो वाइब्रेशन पैड्स जो हैं वो 30 मिनट के लिए जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल जिसके अंदर वो सेंसेशन फ़ील हो रही होती हैं आपको, वहाँ पे अटैच कर दी जाते हैं और वहाँ पे वाइब्रेट करवाते हैं, उससे भी ये बीमारी ठीक होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, एक है NIRS, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी एक डिवाइस है, हमारे यहाँ तो शायद वो नहीं अवेलेबल, बाहर जो है ये कॉस्टली चीज़ें हैं, ये भी है। तो इसके अलावा जो है वो आकुपंक्चर एक चीज़ है, टेंस है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के अंदर ट्राई की जा सकती हैं। लेकिन ये सारी वो चीज़ें जैसे मैंने कह दी, आपने सुन ली। इनको ऑर्गेनाइज़ करना कि पहले क्या चीज़ ट्राई की जाए, दूसरी चीज़ क्या ट्राई की जाए, कब मेडिसिन पे जाया जाए, कौन से फैक्टर आपके अंदर हैं जो ये काज कर रहे हैं या ये जो वर्स कर रहे हैं, ये डॉक्टर का काम है। साइकेट्रिस्ट आपको मुँह मिलाए, साइकोलॉजी, जो भी वो मुनासिब समझे। तो आपके लिए आज का मैसेज यही है कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपने अपने फिजिशियन के साथ रब्ता करना है। जो चीज़ें आपने सुन ली, अगर इसमें से कुछ चीज़ें आप देखते हैं कि आपकी रूटीन के अंदर शामिल हैं, आपने अपने डॉक्टर को बतानी है। फिर वो आपको बताएगा कि आपने कैसे लेके चलना है इस बीमारी को और इससे कैसे निजात हासिल करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।